कि हमारे बीच में क्या मीडियम है? कौन सा मीडियम है? पक्का एयर मीडियम है। और जो मछलियां पानी के अंदर तैरती है क्या? ओके। और जो बफेलोस कीचड़ में बैठी है, मड कीचड़, बराबर है? पक्का। तो सराउंडिंग मीडियम कितना इंपॉर्टेंट होता है वो अभी हमें देखना है, और उसके बारे में अभी हमें ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सीईटी नीट जे होता है ना, वो इतने अच्छे क्वेश्चन उसके ऊपर बनाता है। तो चलो अभी यहाँ पे मैं फिर से वही अपना मेथड यूज कर रहा हूं। यहां पे लिखा है मैंने ऑब्वियसली क्या? ग्रेविटेशन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ग्रेविटेशन। अब यहां पे अगर मैंने ग्रेविटेशन लिखा है तो मैंने यहां पे लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास है 1 किलोग्राम, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है? और यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, इसका भी मास कितना है? 1 किलोग्राम। सिमिलरली मैंने यहां पे एक चार्ज लिया, ये है 1 कूलम का, और यहां पे दूसरा चार्ज लिया, ये भी कितना है? 1 कूलम, और ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का। कुछ सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में फिलहाल तो कौन सा मीडियम है? एयर। ऑब्वियसली यहां पे भी कौन सा है? एयर। अब ठीक से इसको देखना है, समझना है कॉन्सेप्ट्स को। फॉर्मूला रटने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो यहां पे अभी देखो, ये अगर सारे की सारी चीजें आपको समझ में आती है तो मैंने आपसे पूछा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में कितना होता है। तो आपको तो पता है इसके ऊपर जितना होगा इसके ऊपर भी उतना ही होगा, बराबर? इतने सिमिलरली उधर भी वो लॉजिक होता है, लेकिन है कितना? तो हमने कैलकुलेशन किया, हमने बोला जी m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो g की वैल्यू कितनी होती है? तो 6 पॉइंट, चलो, इनटू m1 कितना है? 1, इनटू m2 कितना है? 1, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? 1 का स्क्वायर। तो ये सारे के सारे मिलके ये आंसर क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻। अब ये अगर फोर्स है तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटन। तो इसका मतलब आप ठीक से समझो, ठीक से। अगर 1 किलो का एक ये पत्थर है, ये दूसरा 1 किलो का पत्थर है, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर का। तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेगा, वो कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इतना फोर्स रहेगा। तो ये जितना फोर्स बी के ऊपर डालता है उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर डालता है। ये तो हमें समझ में आता है। अब मेरा क्वेश्चन ठीक से समझो। अभी इनके जो सराउंडिंग स्पेस जो था, यहाँ पे मीडियम कौन सा था? एयर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक से देखो, ये दोनों के दोनों पत्थर उठा के मैं पानी के अंदर डालने वाला हूं। किसके अंदर डालने वाला हूं? पानी के। तो अब सराउंडिंग मीडियम एयर हुआ या वाटर हुआ? तो पत्थर का मास मैंने चेंज किया है क्या? और उसका डिस्टेंस चेंज किया क्या? नहीं, बस मैंने क्या चेंज किया? मीडियम चेंज किया। तो फोर्स चेंज होने वाला है क्या? ठीक से आंसर देना। फोर्स बदलेगा? अब मैंने पानी हटा के दूध डाला, नहीं, फिर तेल डाला या तेल के अंदर डाले हो, तो कुछ फर्क पड़ने वाला क्या? तो इसका मतलब आपको ये समझना है, यहां पे मीडियम का इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अब इधर आते हैं, ठीक से समझो बात को। अब यहां पे अगर हम आते हैं तो यहां पे मीडियम कौन सा है? तो यहां पे फोर्स F, K, Q1, Q2, R स्क्वायर, ये सब की वैल्यू 1 1 1 स्क्वायर यानी 1 होने वाली है। तो आपका आंसर कितना आने वाला है? K।
और k कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अब कितना होगा न्यूटन। लेकिन ये किस में होगा एअर में होगा। आता हे जे दोन चार्ज आहेत ना त्याच्याभोवती कोण आहे एअर आहे. पण मीडियम बदललं मी. मीडियम बदलल्यानंतर एवढाच फोर्स राहणार का तो वाढेल का कमी होणार. मीडियम बदलने के बाद फोर्स अपना बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही होगा बढ़ेगा. फोर्स क्या होगा तो आप ठीक से समझो. आपने जो आंसर दिया है वो कितना गलत है आप ठीक से समझो. मीडियम पर डिपेंड कौन सा भी मीडियम ले लो कौन सा भी एयर छोड़ के कौन सा भी मीडियम ले लो आपका फोर्स बढ़ेगा या घटेगा तो डेफिनेटली आपका फोर्स घटेगा. क्यों घटेगा ठीक से देखो अभी. सिंस k इज इक्वल टू 1/4 परमिटिविटी ऑफ यहाँ पे क्या था एयर था. अब मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पे ठीक है इसलिए तो ये लेक्चर लेना था ना. अब यहाँ पे ठीक से देखो अगर हमने यहाँ पे सपोज अब ये सारे के सारे किसके अंदर डाल दिए हमने वाटर के अंदर डाल दिए. तो परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी होती है पता है आपको. तो ये लगभग 80 टाइम्स ज्यादा होती है किससे परमिटिविटी ऑफ एयर से. कितनी ज्यादा होती है लगभग 80 गुना ज्यादा होती है किससे एयर से. तो अब यहाँ पे अगर यही फॉर्मूला अगर हमें लेना है फोर्स तो अब ये फोर्स किसमें वाटर में होगा ना. तो अपना फॉर्मूला k कैसा होगा 1/4 परमिटिविटी ऑफ वाटर इनटू Q1 Q2/r. ये तो सब 1 आने वाला है इसमें कुछ चेंज है क्या 1 अब यहाँ पे ठीक से देखो 1/4 अब ये कितना है तो है 80 इंटू परमिटिविटी ऑफ बराबर है ना. तो अगर मैंने ये सब ऐसा किया ये 80 को इधर लिया 1/80 थोड़ा सा इधर हटाया तो ये बनेगा ना रे 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाय r. और मुझे एक बात बताओ ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है ये यहाँ पे कितना आपको पता है ना सबको बराबर है ना. तो ये आ गया 1/80 इंटू इसका आंसर क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹. इसका मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 80 यानी 80 गुना वो बढ़ेगा या घटेगा. हाँ घटेगा ना. तो मैंने आपको परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट जब सिखाई थी तब मैंने बोला था परमिटिविटी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अपोजेस. मैंने वर्ड यूज किया था कि नहीं किया था ना. वो क्या करती है अपोज करती है. अपोज का मतलब विरोध होता है ना. मग फोर्स टाकायला विरोध वाढला का कमी झाला वाढला. मग जास्त विरोध झाल्यानंतर हा चार्ज त्याच्यावर जास्त फोर्स टाकेल का कमी चार्ज टाकेल कमी फोर्स टाकेल कमीच ना. तरी तुम्ही काय म्हणला सगळेच्या सगळे मला म्हणलात आमचा फोर्स वाढतो. बरं मी तुम्हाला एक सुंदर एग्जांपल घेतलं होतं. लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है वैक्यूम में. फिर सपोज वाटर में आ गई लाइट स्पीड बढ़ेगी या घटेगी घटेगी. फिर वाटर से ग्लास के अंदर चली गई फिर और घटेगी. फिर डायमंड में चली गई और घटेगी. इसका मतलब लाइट की स्पीड धीरे 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 क्या हो रही है आपकी घट रही है. लाइटची स्पीड कमी होईल ना. मग त्यावेळी तुम्ही काय म्हणताय तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वाढत होता. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वाढला म्हणजे लाईटची स्पीड कमी झाली ना. मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय सांगत होता तर विरोध ना कोणाला लाईटच्या स्पीडला. मग इथं मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला परमिटिविटी क्या होती है दैट इज द अपोजिशन ना. तो मटेरियल की परमिटिविटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना अपोजिशन ज्यादा रहेगा. मग जेवढा विरोध जास्त असेल तेवढा तिथं फोर्स जास्त इस्टेब्लिश होणार का कमी. ये पढ़ाने के बाद भी आप जिस तरह से आंसर देते हो तो इसका मतलब जो भी पढ़ाया है उसके ऊपर आप एक तो खुद पढ़ाई नहीं करते थिंकिंग भी नहीं करते. जब तक सोचोगे नहीं कुछ हासिल नहीं होने वाला. पढ़ना पड़ेगा 4 बार खुद को क्वेश्चन पूछने पड़ेगी. ये बढ़ाने के बाद क्या होगा ये घटाने के बाद क्या होगा ये ऐसा करने के बाद क्या होगा ये वैसा करने के बाद क्या होगा. तो ये पूछना पड़ेगा.
तिकडे जास्त लक्ष आहे. एसी बसवायचा का? प्रायोरिटी कळायला पाहिजेत ना. मला तेवढंच गरम होत असेल ना. आयुष्य एवढ्या आरामात नाही जगता येत. एवढ्या उन्हातानाचं आईबाप कापड कष्ट करतात ना, का ते उन्हात जाऊन सावली जाऊन असं करत बसलेत? आपल्याला जर येत नसेल तर तो प्रयत्न सोडून आपण निवांत दुसऱ्या प्रायोरिटी बघत बसतो. आणि हल्ली हेच कळेना गेले की आपला नेमका प्रॉब्लेम काय. साधा प्रश्न आपल्याला सोडवता नाही आला त्याचं वाईट वाटत नाही आपल्याला. आपल्याला कोणीतरी काहीतरी बोलल्याचं वाईट वाटतं. वाईट कशाच वाटायला पाहिजे? एकाने थोड्या वेळापूर्वी असं केलं 20 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 20 - 5 असं केलंय. जगात कुठल्या ठिकाणी असलं नॉलेज भरलं असेल बरं? अख्ख्या जगातल्या कुठल्या मॅथच्या बुक मध्ये असं होईल काय? त्याचं त्याला वाईट नाही वाटणार. त्याला वाईट वाटणार आहे मला सुरू असं बोलले. अभ्यास मग मला एक सांगा, आता इकडे थोड्या वेळासाठी मी आणखी परत एक एक्झाम्पल घेतो. इकडे मी एक्झाम्पल घेतो एअर. काय घेतलं मी इकडे? एअर. आणि इथं मी घेतलं समजा पेपर घेतलं. काय घेतलं? पेपर. और ये पेपर किस तरह से होता है? ये ड्राई होता है. पेपर समझ में आता है ना अपना पेपर? तो ठीक से अभी समझो, ठीक से. आता इथं एक चार्ज आहे. इथं मी प्लस चार्ज ठेवला 1 कुलम. इथं मी माइनस चार्ज ठेवला 1 कुलम. डेफिनेटली इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, रिपल्शन रहेगा, पक्का. अब ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज मैंने 1 मीटर रखा, और मीडियम कौन सा है दोनों के बीच में? अब यहां पे ठीक से देखो, यहां पे ये चार्ज कितना है सबको पता है, 1 कुलम. और 1 मीटर डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज कितना है? 1 कुलम. बराबर है कि नहीं? बस ये प्लस है वो माइनस है वो पता लगा. अब यहां पे क्या है? पेपर. तो यहां पे ये परमिटिविटी ऑफ एयर लिख लो आप, चलो, या परमिटिविटी ऑफ नॉट ऐसे लिख लो, चलेगा. लेकिन यहां पे क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ पेपर. बराबर है कि नहीं? तो इस दुनिया में सबसे जो कम परमिटिविटी होती है वो किसकी होती है? परमिटिविटी सबसे कम किसकी होती है? वॅक्यूम की. यानी अपोजिशन, विरोध सगळ्यात कमी कोणाचा असतो? वॅक्यूमचा. मग बाकी कुठलंही मीडियम घेतलं की त्याचा विरोध वाढत जातो का कमी होत जातो? वाढत जातो. मग विरोध वाढल्यानंतर फोर्स कमी होतो का वाढतो? अब ठीक से देखो यहाँ पे. अब मुझे एक बात बताओ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फॅरेड पर मीटर. अब तुम्हीच मला सांगा, हा आकडा लक्षात जरी ठेवायचं म्हटलं तर जरा अवघड आहे की नाही मला सांगा. मग आता विचार करा की जर याची परमिटिव्हिटी एवढी आहे तर पेपरची परमिटिव्हिटी कशी असते? तर परमिटिव्हिटी ऑफ पेपर इज इक्वल टू 2 इंटू परमिटिव्हिटी ऑफ एअर. एअरच्या दुप्पट असते. मग आता तुम्ही म्हणाल चला 2 गुणिले, पण एअरची किती आहे बाबा? व्हॅक्यूम एवढीच घेतली 8.854 इंटू 10⁻⁻12. तर आता हे मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 1 कैरी फॉरवर्ड दिया, 8 2 जा 16 1 17 1 दिया, ये बना 17. 1 2 3 1 2 3 इंटू 10⁻⁻12. आता मला सांगा, इथं आम्हाला एकट्या व्हॅक्यूमची लक्षात ठेवायची म्हणलं तर अवघड वाटतं. सगळ्याच मटेरियलच्या असल्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवता येतील का? नक्कीच नाही ना. आम्ही एवढे मोठे होणार आणि असलं लक्षात ठेवायला आयुष्य घालवायचं का? नक्कीच नाही. मग याच्यापेक्षा हे सोपं आहे की नाही बाळांनो? काय सांगितलं तर याची किती आहे त्याच्या दुप्पट याची आहे. तो ये 2 नंबर, इससे पहले मैंने वाटर का लगभग 80 लिखा था. सॉल्ट लिया, सपोज लगभग मैंने 10 लिखा. सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट.
मग प्रॉब्लेम असा आहे बाळांनो, तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की हे जे आकडे आहेत ना, हे काय करतात, तर तुम्ही काय करता, तर कुठल्याही मीडियमचं कंपैरिजन तुम्ही कोणासोबत करत असता, वैक्यूम के साथ. आप एयर के साथ बोल सकते हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस. तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आती है जिसमें हम बोलते हैं, ठीक से आगे बढ़ो, जिसको हमने बोला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट है ना, और आप इसको ये भी बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी. एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी. अब यहां पे देखो, यहां पे कौन सा मीडियम था, एयर, और यहां पे कौन सा मीडियम था, सपोज पेपर. सपोज एयर की जगह मैंने इसको बोला वैक्यूम है, सपोज क्या है ये वैक्यूम है. तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12. और इसकी वैल्यू कितनी है इधर, 708 इंटू 10⁻12. अब साइंटिस्ट लोग तो ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, उससे भी कितना भी डिफिकल्ट हो वो भी देखते हैं, पण आपल्याला तेवढं अवघड जमत का, तेवढ्याच लक्षात ठेवायला नाही ना. तो ये फालतू में डिफिकल्ट हो रहा है ना. तो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाते उसको. मग सायंटिस्ट लोकांनी काय केलं, तर ते म्हणले सगळ्यांच्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवायच्या म्हणजे किती अवघड आहे, तर आपण लक्षात फक्त कोणाची ठेवायची, व्हॅक्यूमची. आणि बाकी कुठलंही मीडियम आलं की त्या मीडियमची तुलना कंपैरिजन करायचं कोणासोबत, वैक्यूम सोबत. तो आसानी से हमें उसकी वैल्यू मिल जाती. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस बार ये देखेंगे कि चलो हमने ऐसा बोला, इसको बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोला, स्मॉल के लिखा, या फिर इसको ऐसा बोला रिलेटिव परमिटिविटी बोला. तो ये क्या होता है, तो ये होता है कंपैरिजन होता है. किसका कंपैरिजन होता है, तो जो भी कुछ मीडियम है उसकी परमिटिविटी जो होती है उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, तो हम करते हैं वैक्यूम के साथ. समझ में आया. तो कंपैरिजन किसके साथ करते हैं. मग आता ती गोष्ट नेहमी डिनॉमिनेटरला ठेवली जाते, मग सगळ्यात कमी असतं ना ते, तुम्हीच मला सांगा सगळ्यात कमी परमिटिविटी कोणाची, वॅक्यूमची, आणि ती कुठे ठेवली. मग समजा तुमच्याकडे x इज इक्वल टू y बाय झेड असं काहीतरी आहे आणि z हा सगळ्यात छोटा आहे, तर तुमचं येणारं उत्तर हे नेहमी 1 पेक्षा मोठं राहील की नाही. अरे सबसे छोटी चीज अगर डिनोमिनेटर पे होते तो हमारा आंसर 1 से ज्यादा होता है ना. आणि मग याच्यामध्ये असतं बाळ, मग तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, दैट इज द सिंपल कंपैरिजन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. वैक्यूम की परमिटिविटी जो कुछ है उसका कंपैरिजन करते हैं. तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे हमने किसका कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ परमिटिविटी ऑफ पेपर टू परमिटिविटी ऑफ एयर. चलेगा क्या. तो एयर और वैक्यूम उसकी परमिटिविटी कितनी थी, 8.854 इंटू 10⁻12, और पेपर की कितनी थी, इंटू 10⁻12. ये खत्म हो गया, तो इसका ये डबल आता है ना, तो ये हो गया. तो इसका मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है या रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझ में आया इतना करने के बाद. फोर्स वो बाकी के बाहर में जाए वो सब. अभी क्या समझ में आएगा. अब हम मटेरियल की सुन रहे हैं ना, हाँ, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी वो बाद में देखेंगे. ये सब करने के बाद आपको ये कितना नंबर है, 2 है. ये 2 नंबर लेने के बाद आपको समझ में क्या आ गया. अभी रिलेटिव परमिटिविटी किसकी है, पेपर की. कितनी है, 2 है. इसका मतलब क्या समझ में आया, तो हाँ एयर से 2 गुना है या वैक्यूम से 2 गुना ज्यादा है, बराबर कि नहीं. तो अगर वैक्यूम का 10 है, सपोज वैक्यूम का 10 है तो इसका कितना होगा, वैक्यूम का 100 है तो इसका कितना होगा, बराबर है कि नहीं. तो अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने इस तरह से आपको बोला रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का है 80 बोलना,
कितना है वाटर का? रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? या के वाटर का कितना बोला मैंने? 80। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना परमिटिविटी है एयर का और वैक्यूम का कितना है? 8.854 इंटू 10⁻²। ये किसका है? हाँ, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होगा? हाँ, तो 80 टाइम ज्यादा होगा। किससे? वैक्यूम से। बराबर है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। अगर ये हम समझेंगे, ये हमारी समझ में आएगा, तो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब ऑटोमेटिकली मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्वेश्चन लिया, चलो सेम क्वेश्चन अभी हम लेते हैं। ठीक से देखो अभी हम, ठीक से सपोज, ठीक से अभी ये अपना 1 कूलम चार्ज था ना, यहां पे भी कितना चार्ज था? 1 कूलम। और डिस्टेंस कितना था? और यहाँ पे मीडियम कौन सा था? एयर या वैक्यूम बोलो। तो इन दोनों में फोर्स कितना था? 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू Q1 Q2 R²। तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये सारा की सारा क्या बनता है? 1। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1, यानी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। इतना फोर्स है कहां पे? एयर में। अब ठीक से देखो, अब सेम सेटअप हमने उठा के कहां पे रखा? तो उसके आजू बाजू में क्या रखा है हमने अभी? पेपर। पूरा के पूरा पेपर है। ये रहेगा वहां पे, यहाँ पे एक चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ पे, और बीच में क्या रखा है? सब पूरा का पूरा पेपर रखा है। समझ गए बात को? तो सेम ये चार्ज, ये दूसरा चार्ज, और ये 1 मीटर 1 कूलम 1 कूलम। तो ये फोर्स इन पेपर ना रहे, तो 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ पेपर आएगा ना। हाँ, Q1 Q2 R²। अब यहाँ पे हमें इसकी परमिटिविटी तो पता नहीं रहती, तो हमें क्या देते हो? वो देते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर पेपर इज इक्वल टू 2 बोला था उन्होंने, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ पेपर इज 2, ऐसे देते हैं। तो अब ठीक से देखो, हमें तो पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसको छोड़ दो। अब ठीक से देखो, सिंस relative permittivity of paper is equal to permittivity of paper divided by permittivity of, ऐसा ही ना रे? बराबर है कि नहीं? Therefore permittivity of paper is equal to, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, तो relative permittivity into permittivity of vacuum और air। तो ये कितना दिया होता है? 2 इंटू ये एप्सिलॉन जी। तो इसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यहाँ पे ये 2 चीजें जाएगी ना। तो ठीक से आप देखो, therefore force in paper medium is equal to 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ पेपर था, परमिटिविटी ऑफ पेपर की जगह क्या आएगा? 2 इंटू, हाँ, और ये बाकी की सारी चीजें तो 1 हो रही ना, नहीं तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। चलो फिर यहाँ पे देखो, 2 को मैंने इधर लाया, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय R²। तो ये जो वैल्यू है इधर क्या है ना, ये वैल्यू इसकी। Therefore force in paper is equal to half into force in air। कितना हुआ? तो 9 इंटू 10⁻², तो ये बनेगा, कैंसिल होगा तो 4.5 इंटू 10⁻²। मला सांगा, जेवढी तुमची रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी असेल 2 आहे तर 2 पटीने फोर्स कमी झाला, 4 असेल तर 4 पटीने कमी होणार। अगर 80 है तो 80 टाइम्स घटेगा, 100 है तो 100 टाइम्स घटेगा। समझ में आ रहा है? तो जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी है उतना अपना फोर्स क्या होता है? कम होता है। तो वैक्यूम और एयर छोड़ के आप किसी भी मीडियम में जाओगे तो आपका फोर्स बढ़ने वाला है या घटने वाला है? क्योंकि वो मीडियम
जब हम वैक्यूम छोड़ के या एयर छोड़ के किसी भी मीडियम में जाते हैं तो उसका ऑपोजिशन क्या होता है, बढ़ता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको ये अभी पढ़ना है। जैसे कि अभी मैंने बोला था, मैंने एक एग्जांपल लिया था, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड को अपोज करता है, उसी तरह परमिटिविटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज करती है। जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना फोर्स कम। समझ में आएगा? पक्का? पक्का। अगर ये सब आपको समझ में आया है तो अभी आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल सॉल्व करना है ठीक से, एकदम प्रॉपर माइंडसेट से। चलो, दो कूलम 3 कूलम सपोज लिया, 2 कूलम 3 कूलम, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में वो सपोज हमने लिया 10 सेंटीमीटर। कितना लिया? 10 सेंटीमीटर। और ये जो सेटअप बनाया हमने, ये बनाया हमने सॉल्ट में। किस में बनाए हैं? और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सॉल्ट हमने दिया आपको 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्ट मटेरियल ये आपको अभी ढूंढना है। पूरा की पूरा मुझे डिटेल एनालिसिस चाहिए इसका, किस तरह से आप ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ऑब्वियसली दो चार्ज रहेगा ना, Q1 Q2 दोनों चार्जेस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है, बीच में ऊपर से मीडियम कौन सा है वो दिया है। तो मुझे नहीं लगता अब कुछ बाकी है, अभी आपको आना चाहिए वो। डेफिनेटली उसको ज्यादा तो टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि हमने डेटा सिंपल लिया है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है। ओके, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं अभी। ओके, चार्ज Q1 कितना है? 2 कूलम। SI में है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। Q2 3 कूलम। R 10 सेंटीमीटर है, हमारा स्टैंडर्ड होता है मीटर, सेंटीमीटर होता ना, तो हमने किया 10 इंटू सेंटी का मतलब 10⁻², इसका मतलब इसका 1 तो 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी है? 10। तो मुझे एक बात बताओ, फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ सॉल्ट रहेगा ना?
इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, सिंस परमिटिविटी ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू क्या है, उसके रिलेटिव परमिटिव इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम रहेगी ना। तो ये कितनी दी है 10 इंटू, इसकी तो हमें पता है 8, लिखने की जरूरत भी नहीं, चलो इतना ही लिख लिया बस ना। अरे बराबर है कि नहीं। तो देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले लिखा और बाद में इधर 10 लिखा, चलेगा ना, चलेगा ना। हाँ, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ठीक से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक से देखो। अब आप सबको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू कितने होते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 2, इसकी कितने है 3, फिर ये बचा रिलेटिव परमिटिविटी 10 और ये है 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू, ये 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय, अभी ये नीचे 10 इंटू 10⁻⁻2, 54 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 54 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन रहेगा नहीं। तो किसका किसका बराबर आया, और जो बाकी है उनका अगर गलत हो रहा है तो कहां पे कोई, आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आना चाहिए ना, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चाहिए, लेकिन आपको दिया था ना ये, और ये तो हर किसी को पता होता है ना। देयरफॉर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू उसके रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। समझ में आया, पक्का आया। हाँ 5 पॉइंट, तो ये आंसर हाँ किस तरह से आपका 5.4 इंटू 10⁻², हाँ वही तो सेम ना। किसी ने लिखा मैंने 0.54 इंटू 10⁻12 लिखा, किसी ने लिखा 0.054 इंटू 10⁻13 लिखा, किसी ने ऐसा लिखा ये छोटा छोटा करके, किसी ने ऐसा लिखा 540 इंटू 10⁻9 लिखा। सेम आंसर हम इनफाइनाइट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे आपको ये ऐसा अगर लगे तो ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया। ओके तो चलो, अगर आपको ये ठीक लगा है तो इसके ऊपर भी आपको खुद से 3 एग्जाम्पल बनाने हैं।